There is no spoon. There is no spoon? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों 70s के दशक में पश्चिमी जगत में एक शख्स बहुत ज़्यादा फेमस था जिसका दावा था कि उसके पास कुछ ऐसी साइकिक पावर्स हैं जिसके ज़रिए वो बहुत से हैरतंगेज कारनामों को अंजाम दे सकता है। और उसने उन कुछ हैरतंगेज कारनामों को सबके सामने लाइव टीवी पर भी परफॉर्म करके दिखाया। उस शख्स का नाम था यूरी गेलर। यूरी गेलर के कुछ फेमस कारनामों में जिसमें कि वो चम्मच को हाथ लगाकर बैंड कर सकता था, उसको इवन मेल्ट तक कर देता था, और इसके साथ ही वो पेंटिंग्स को बिना देखे उनकी नकल बना सकता था। इस तरह के बहुत सारे कारनामे वो लाइव टीवी पर परफॉर्म करके दिखाता था और जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ कारनामों के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, साइकिक्स पावर के बारे में हमें अक्सर सुनने को मिलता है। भारत की बात करें तो यहाँ पर हमें हमारे कुछ ऋषि मुनि हैं, कुछ ऐसे योगी हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स थी जिसकी वजह से वो कुछ ऐसा कर सकते थे जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। जैसे योगिक पावर से हवा में उड़ना, कोई मनचाही चीज़ हाजिर कर देना, दूसरों की मन की बात जान लेना। इस तरह के बहुत सारे किस्से हमें योगिक पावर्स के सुनने को मिलते हैं कि जिनके पास योगिक शक्तियाँ होती हैं वो इस तरह के कारनामों को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पता करेंगे क्या वास्तव में ऐसा संभव है, क्या साइंस के जो नियम हैं वो हमें इन चीज़ों की इजाज़त देते हैं कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकें। तो यही सब पता करेंगे हम आज की इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों ये जो साइकिक पावर का जो फंडा है ये सुनने में बड़ा ही प्लीजिंग लगता है और हमें लगता है कि काश कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसी शक्तियाँ मिल जाती जिसकी वजह से हम कुछ स्पेशल पावर्स हमारे पास आ जाती हैं और जिसकी वजह से हम बहुत कुछ अनोखा कर सकते हैं जो कि नॉर्मली हम नहीं कर पाते। जैसे हम हो सकता कितना अच्छा होता कि अगर हमारे पास कोई ऐसी पावर होती कि हम अपने शरीर के साथ ही बिना किसी मशीन के आसमान में उड़ सकते, या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ों को देख लेते, दूर की किसी ऐसी चीज़ को देख लेते जो कि नॉर्मली देखना जिसको संभव नहीं है। दोस्तों ये इस तरह की जो पावर्स के जो विचार हैं ये हमें बहुत ही ज़्यादा रोमांचित कर देते हैं अंदर से। और मैं समझता हूँ हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जबकि उसने इन चीज़ों के बारे में सोचा हो कि काश कुछ ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाती मेरे को, कुछ ऐसा चमत्कार मेरे साथ हो जाता, कुछ ऐसी पावर्स मेरे अंदर आ जाती जिसकी वजह से मैं ऐसी चीज़ों को परफॉर्म कर पाता। और ये इसी वजह से हमारा जो साहित्य है उसमें भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की झलक देखने को मिलती है। जैसे बहुत सारे सुपर हीरोज़ के बारे में हमारी कॉमिक्स हैं, हमारी मूवीज़ बनती हैं और जिसमें इस तरह की शक्तियों को दिखाया जाता है। और यही हमारा सेम पैटर्न हम यदि अपना धार्मिक साहित्य उठाएं तो वहाँ पर भी हमें इस तरह की सुपर पावर्स के बारे में पढ़ने सुनने को मिलता है। और यही वजह है कि हमारे ऊपर इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा छाप है कि हमारे अंदर खुद इतनी ज़्यादा डिज़ायर है इन चीज़ों की, और उसी डिज़ायर को साहित्य के माध्यम से भुनाया जाता है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी इन शक्तियों के बारे में एक समय पर बहुत ज़्यादा चाह थी कि किसी तरह से इन शक्तियों को मैं हासिल कर सकूं। मैंने इनके बारे में बहुत सी जगह पढ़ा था। एक फेमस बुक का आपको जिक्र करता हूं, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये एक फेमस बुक है जो कि योगानंद परमहंस ने लिखी है और इसमें बहुत सारे चमत्कारों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। जो उनके गुरु थे वो बहुत सारे चमत्कारों को परफॉर्म करते हैं जिसके बारे में उन्होंने अपनी इस बुक के अंदर लिखा है। तो मैंने जब इस बुक को पढ़ा था तो मुझे भी लगता था कि शायद ये शक्तियाँ होती होंगी और इनको किसी तरह से योगा करके, कोई कठिन तप करके इनको हासिल किया जा सकता होगा। तो मैंने इस बारे में काफ़ी रिसर्च की, बहुत सारी बुक्स जो भी जानकारी उस समय मैं जुटा सकता था मैंने इसके बारे में जुटाई। और इवन जो क्रियाएं हैं, जो भी योगिक क्रियाएं हैं इसके लिए वो ज़रूरी हैं, जो कि जहाँ भी मुझे उन बुक्स में पढ़ने को मिला उन सबको मैंने खुद करके प्रैक्टिकल करके देखने की कोशिश की कि क्या वास्तव में इनसे कोई, मैं समझता मैं मतलब मेरा था कि बहुत लंबा मेरा कोई टारगेट नहीं था। मैं सोचता था कि कोई छोटी मोटी पावर ही अगर मेरे पास आ गई तो वही बहुत होगा, और मैं इसके लिए काफ़ी कोशिश करता था। तो एक मैंने शक्ति चक्र बनाया था। शक्ति चक्र के ऊपर मैं ध्यान एकाग्रित करता था और जिससे उसका कहना था, जो मैंने बुक पढ़ी थी उसका कहना था कि ऐसा करने से आपके अंदर दूसरों को हिप्नोटाइज कर, मतलब आप किसी की तरफ देखोगे वो हिप्नोटाइज हो जाएगा, आपकी आंखों में आपकी नज़र में इतनी ताकत आ जाएगी, इवन आप दूर रखी चीज़ों को हिला भी सकते हो, इतनी ताकत आ जाती है इस अभ्यास को करने से। तो मैं कोशिश करता था कि मैं कोई छोटी मोटी चीज़ के ऊपर ध्यान कंसंट्रेट करूं
और मैं उसको हिला सकूं, मूव कर सकूं। तो कोई छोटी टेनिस बॉल होती थी, उसको मैं रख देता था टेबल पर और उस पर ध्यान कंसंट्रेट करता था और कोशिश करता कि मैं उसको हल्का फुल्का भी मूव कर सकूं। बट ऐसा कभी हुआ नहीं। फिर मैंने और छोटी चीज़ों पर ट्राई किया। मैंने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, मैंने कहा ये शायद बहुत ज़्यादा हैवी है मेरी नज़र से हिलाने के लिए, तो मैं कुछ छोटी चीज़ों पर ट्राई करता हूँ। तो मैंने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लिए और उनको कोशिश करने लगा कि शायद वो हिल जाएं, बट वो नहीं हिले। तो जब काफ़ी प्रयास करने पर भी मुझे सफलता नहीं मिली तो मुझे लगा कि शायद मेरे प्रयासों में ही कुछ कमी है, यानी जो मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस प्रैक्टिस में कुछ कमी है, शायद मैं ठीक से नहीं कर रहा। और इसीलिए शायद कहा गया है कि किसी योग्य गुरु के सानिध्य में इन सबको करना चाहिए, वही आपको सही मार्ग दिखला सकता है। तो मैंने काफ़ी तलाश किया कि काश कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में टीच कर सके। बट मेरा क्राइटेरिया साफ था कि भाई जो भी व्यक्ति होगा उसे ये सब पहले परफॉर्म करके दिखाएगा मेरे सामने, तभी मैं विश्वास करूँगा कि वास्तव में वो मुझे ये सब चीज़ें सिखा सकता है करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं मिला। और फिर जैसे जैसे मेरा अध्ययन बढ़ा, मैंने साइंस के बारे में मैं और ज़्यादा अध्ययन बढ़ाया, तो फिर मुझे समझ आया कि वास्तव में ये सब चीज़ें परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो साइंटिफिक जो नियम है, जो साइंस जो हमें जो चीज़ें बताता है नेचर के बारे में, वो इन सब चीज़ों को परमिट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हो सकता है कि भाई साइंस जो आज हम साइंस जो भी हमें नेचर के बारे में आज बताता है, वो जानकारी कंप्लीट तो नहीं है, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हो सकता है अभी तक खोजा ही ना गया हो। और ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि हाँ बिल्कुल ये वैलिड रीज़न है कि ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो साइंस के बारे में, मतलब साइंस जो भी हमें नेचर के बारे में जानकारी आज देता है, उसमें सारी चीज़ें हमें ना पता हों। हमें हो सकता है कुछ ऐसे फिनोमिनाज हों, कुछ ऐसे अननोन फिनोमिनाज हों जिनके बारे में अभी तक साइंस नहीं पता लगा पाया है। लोग रीज़न देते हैं कि आज से 100-150 साल पहले क्या कोई सोच सकता था कि आप दुनिया के किसी दूसरे छोर पर बैठे व्यक्ति के साथ इंस्टेंटली बात कर सकते हैं। मतलब आप एक छोटा सा यंत्र आपके हाथ में और आप उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। या फिर कोई ऐसा सोच सकता था कि हम क्या दूसरे देशों की हवाई यात्रा कर सकते हैं, मतलब आप एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई ये साइंस ने आज इसको पॉसिबल करके दिखाया है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे हिडन फिनोमिनाज हों जो कि नेचर में छुपे हों, जिसके बारे में उनको पता नहीं है। लेकिन इस तरह के जो ये वाला जो रीज़न है, इस रीज़न में कमी ये है कि हम ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं, बट इन सब चीज़ों को करने में कोई भी नेचर का जो लॉ है वो हम नहीं तोड़ रहे। यानी ऐसा नहीं है कि नेचर के लॉ से हटकर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, चाहे हवाई जहाज का उड़ना हो या फिर फ़ोन पर हमारा किसी दूसरे देश के किसी व्यक्ति से बात करना, उसमें कोई भी नेचर का जो फंडामेंटल जो लॉज हैं वो कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। जो भी जो हमारे जो गैजेट्स हैं, जो भी हमारी मशीन्स हैं, वो सारी उन नियमों पर ही काम कर रही हैं। तो लेकिन जब यहाँ पर आप देखिए कि जो इस तरह के जो योगिक पावर्स के बारे में, जो साइकिक पावर्स के बारे में जो लोग दावा करते हैं, उनका दावा है कि भाई कोई मशीन का यूज़ नहीं हो रहा, वो जो कुछ भी हो रहा है हमारे शरीर के द्वारा ही हो रहा है। तो आइए अब दूसरे तर्क पर बात करते हैं, जो कि ये कहता है कि साइंस ने भी नेचर को पूरी तरह से नहीं समझा है। तो हो सकता है कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेनाज अभी हों जो कि अभी साइंस की पकड़ में ना आए हों, जिनको साइंस अभी सर्च ना कर पाया हो, जिनके बारे में साइंस को पता ना हो। तो हो सकता है इस तरह की जो पावर्स हैं, जो साइकिक पावर्स हैं, योगिक पावर्स हैं, वो इन फिनोमेनाज में छुपी हुई हों। दोस्तों ये एक वैलिड रीजन हो सकता है, क्योंकि ये सच्चाई है कि अभी साइंस ये कहने की स्थिति में नहीं है कि उसने ब्रह्मांड को पूरी तरह से समझ लिया है। तो क्या ऐसी संभावना है कि ऐसी कुछ पावर्स, ऐसी कुछ साइकिक पावर्स इन अननोन फिनोमेनाज में छुपी हुई हों जिनके बारे में अभी हमको पता ही ना हो? तो दोस्तों ये पता करने के लिए हमें ये देखना होगा कि साइंस जो नेचुरल वर्ल्ड की पिक्चर हमारे सामने रखता है, क्या कहीं वहाँ पर इस बात की संभावना है, इस बात की गुंजाइश है कि जहाँ इस तरह की शक्तियाँ हो सकती हों। तो साइंस के पास नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह की थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है जिसको हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक थ्योरी, और दूसरी जो थ्योरी है वो है मैक्रोस्कोपिक थ्योरी। यानी एक थ्योरी है जो कि बहुत छोटी फंडामेंटल पार्टिकल्स पर काम करती है, और एक दूसरी थ्योरी है जो कि जो बड़ी जो चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, यूनिवर्स की जो बड़ी चीज़ें जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, उन पर काम करती है। जो मैक्रोस्कोपिक थ्योरी है उसको हम जानते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से, और जो कि हमें बताती है कि स्पेस टाइम में जो मैटर है वो किस तरह से बिहेव करता है। यानी स्पेस टाइम जो है वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का जो मैटर हो वो किस तरह से बिहेव करेगा, यानी वो किस तरह से गति करेगा, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। और दूसरी जो थ्योरी है जिसे हम माइक्रोस्कोपिक थ्योरी करते हैं वो है क्वांटम फील्ड थ्योरी।
जो कि हमें बताती है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ये सारा मैटर बना है, और इवन जो स्पेस है वो जो है इन फंडामेंटल लेवल पर, फंडामेंटल पार्टिकल के लेवल पर वो किस तरह से बिहेव करता है, यानी जो फंडामेंटल जो मैटर के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं स्पेस के अंदर। तो ये दो तरह की थ्योरीज हैं हमारे पास में। तो इनमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कोई गुंजाइश बनती है कि इस तरह की जो पावर्स हैं उनका होना संभव हो सके। तो ये दोनों जो थ्योरीज हैं ये हमारे आसपास के वर्ल्ड को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं। हजारों प्रयोग हो चुके हैं और उसके बावजूद भी एरर की गुंजाइश इनमें नहीं मिली है। यानी जो थ्योरी है वो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आसपास का जो वर्ल्ड है जिसको हम देखते हैं, रोज समझते हैं, इवन जो हमारा सोलर सिस्टम है एंड इवन गैलेक्सीज जो हैं वहाँ तक भी ये थ्योरी जो है बिल्कुल परफेक्ट काम करती हैं और जहाँ पर एरर की कोई गुंजाइश हमें नहीं मिलती। हालांकि इतना सब होने के बावजूद भी कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जो कि ये थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाती हैं। जैसे कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, ब्लैक होल के अंदर जो फिजिक्स के नियम हैं वो क्यों नहीं काम करते, वहाँ पर जाकर हमारी जो ये जो थ्योरीज़ हैं वहाँ जाकर फेल क्यों हो जाती हैं। और भी इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, जैसे स्पेस का फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, इवन जो फोर्सेस हैं कई सारी, वो फोर्सेस क्यों काम करती हैं, वो कहाँ से पैदा होती हैं, और जो मैटर है वो मैटर किस तरह से पैदा होता है। तो ये इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अभी भी जो ये थ्योरीज़ हैं वो सही से डिफाइन नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी ये थ्योरी जो है हमारे आसपास के वर्ल्ड की बहुत ही एक्यूरेट पिक्चर हमारे सामने रखती हैं और हमें कभी भी ऐसा देखने को, हमारी ऑब्जर्वेशन में कभी भी कुछ ऐसा देखने को नहीं आता जो कि इन थ्योरीज को वायलेट करता हो। भले ही हम ना जानते हो कि स्पेस फंडामेंटली किस चीज़ से बना है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है स्पेस का, भले ही हम ना जानते हो कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हम एटम है, एटम के अंदर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी जो हैं क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, और उसके भी आगे क्या हो सकता है, उसको वो फंडामेंटली किस चीज़ से मिलकर बना है। तो ये इसके बारे में हम अभी हो सकता है कि इतनी क्लियर पिक्चर हमारे सामने ना हो, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस चीज़ को बहुत शॉर्ट कह सकते हैं कि जो मैटर है वो स्पेस में किस तरह से बिहेव करता है, या फिर फील्ड में जो है कोई पार्टिकल है वो किस तरह से बिहेव करता है। इस चीज़ को हम बहुत ही एक्यूरेटली चेक कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं, उसके बारे में प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट में साइंस के पास जो थ्योरीज हैं इस नेचुरल वर्ल्ड को डिफाइन करने के लिए वो बहुत ही एक्यूरेट पिक्चर इस नेचुरल वर्ल्ड की हमारे सामने रखती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिन चीज़ों को वो अभी भी डिफाइन नहीं कर सकती, जैसे कि हम नहीं जानते कि ब्लैक मैटर क्या है, ब्लैक एनर्जी क्या है, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हमारे आसपास की चीज़ें नहीं हैं। ये जो चीज़ें हैं ये जब हम यूनिवर्स की एक पिक्चर लेते हैं तो वहाँ पर हमें ये जो प्रॉब्लम्स जो हैं नज़र आती हैं। लेकिन हम यदि अपने आसपास की जो पिक्चर को देखें तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। यानी आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपके आसपास कोई ब्लैक होल हो। ब्लैक होल जो मिलेगा वो हमें जब कोई गैलेक्सी की पिक्चर देखेंगे तो वहाँ पर हमें ब्लैक होल मिलेगा। लेकिन ये जो साइकिक पावर वाले जो क्लेम्स हैं ये हमारे आसपास के वर्ल्ड में घटित हो रहे हैं, यदि माना जाए कि वास्तव में ऐसा हो रहा है तो। और यदि हमारे आसपास के वर्ल्ड में ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर उसको डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई नेचुरल फिनोमिना उसके पीछे ज़रूर होना चाहिए। और यदि कोई ऐसा नेचुरल फिनोमिना है तो जो भी हमारी जो फंडामेंटल थ्योरीज हैं इस नेचर के बारे में, उसमें उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं पकड़ में आना चाहिए। यानी अगर कोई अपनी नज़रों से देखकर किसी चीज़ को हिला सकता है, या फिर कोई बिना किसी मशीन के सिर्फ यौगिक पावर से हवा में उड़ सकता है, तो ज़रूर वहाँ कोई ना कोई फोर्स काम कर रही होगी। और जो वो फोर्स है वो कहाँ से आएगी, वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर में हमारे आसपास ही मौजूद है। वो कहीं किसी ब्लैक होल में नहीं है, वो कहीं किसी दूसरी गैलेक्सी में नहीं है, वो हमारे आसपास ही है। और यदि वो हमारे आसपास मौजूद है, जो क्वांटम फील्ड थ्योरी है उसमें उसका प्रभाव हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम कोई थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं तो वहाँ पर अगर कोई अननोन भी चीज़ है तो वो वो छुपी हुई नहीं रह सकती। प्रेजेंट में हम जिन फोर्सेस के बारे में जानते हैं वो इस तरह के फिनोमिना को परमिट नहीं करते। यानी आप उन फोर्सेस की बदौलत सिर्फ अपने शरीर के दम पर हवा में नहीं उड़ सकते। भले ही आप कितनी भी यौगिक साधना कर लें, कितने सालों तपस्या कर लें, ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स होना ज़रूरी है जो कि एक अलग से फोर्स, जो कि अभी प्रेजेंट में साइंस ना जानती हो, लेकिन जो साइंस की थ्योरीज हैं उनमें इस तरह के फोर्स के लिए अब कोई जगह नहीं है। और शायद यही रीज़न है कि आज तक साइकिक पावर का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति साइंटिफिकली रूप से अपने इन दावों को साबित नहीं कर पाया।
जेम्स रैंडी पश्चिम के एक बहुत ही फेमस रैशनलिस्ट हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसी साइकिक पावर के दावे करने वाले बहुत से लोगों को बेनकाब किया। उनकी जो संस्था है, उन्होंने इस तरह के दावे करने वालों को उनका दावा साबित करने पर बहुत बड़ी धनराशि इनाम के रूप में रखी थी, जिसको कि आज तक कोई क्लेम नहीं कर पाया। भारत में भी बहुत सारी रैशनलिस्ट संस्थाओं ने इस तरह के दावों को साबित कर देने पर एक भारी भरकम इनाम घोषित किया हुआ है, जिसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें बताती हैं कि इन शक्तियों की कल्पना भले ही हमें कितना ही रोमांचित करे, लेकिन वास्तविक जगत में इनका होना संभव नहीं है। तो यदि आप भी इन शक्तियों को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपना समय खर्च कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने समय को किसी और सदुपयोगी काम में लगाइए। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।